एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सही है। मैं हूं आफिफ सर और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पीवाईक्यू सॉल्व सीरीज के अंदर आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 2, जो कि बेस्ड है फ्रिक्शन एंड सेंट्रॉइड के ऊपर। अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले जाकर वो वीडियो देखिए, उसी के बाद पीवाईक्यू के सीरीज में आप लोग आइए, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो पूरे के पूरे मैंने आपको वन शॉट वीडियो में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। इसी टाइप का पीवाईक्यू सीरीज का यूनिट 1 एंड यूनिट 3 इनके पीवाईक्यू सीरीज के वीडियोस अवेलेबल है, जिसके अंदर मैंने यूनिट वाइज पीवाईक्यूज निकाला हुआ हूँ और उसको हमने इसके अंदर सॉल्व किया हुआ है। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं हम के इस यूनिट की थ्योरी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ये जो कंसेप्ट है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और समेशन मोमेंट, ये तीन कंडीशंस के ऊपर मैंने आपका 50% सिलेबस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कंप्लीट किया हुआ हूँ, कवर किया हुआ हूँ। यानी कि अगर आपको ये तीन कंडीशन समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और मोमेंट अगर निकालना आता है तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 50% से ज़्यादा का सिलेबस आप लोग कवर कर सकते हो। तो इसके लिए अगर आपको ये कंडीशंस नहीं आती है तो पहले जाकर यूनिट नंबर 1 का वन शॉट वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल में आपको ये सब समझाया हुआ है। चलिए, एक क्वेश्चन जो बन के आता है समर 2025 सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया कि स्टेट एंड एक्सप्लेन एनालिटिकल एंड ग्राफिकल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ साथ कुछ डेफिनेशंस भी पूछी जाती है, जैसे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्सेट्रा। ये जितने भी डेफिनेशंस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, क्योंकि ये ही जो क्वेश्चंस है, ये जो डेफिनेशंस है, आपको लगभग 2022 से 2025 में 5 बार आपको ये पूछा गया है। यानी कि 3 साल के टाइम ड्यूरेशन में 5 मरतबा ये रिपीट हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं समर 2025 के सप्लीमेंट्री में, समर 2024 के रेगुलर एज वेल एज सप्लीमेंट्री में, समर 2023 के सप्लीमेंट्री में और विंटर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इससे पहले के भी पेपर्स में जो ओल्ड सिलेबस वाला पेपर था, उसके अंदर भी ये बहुत मरतबा पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये डेफिनेशंस आपको करना ही करना है। उसी के साथ साथ एक जो क्वेश्चन आता है वो बेस्ड होता है कूलम्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। ये समर 2024 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया है और ओल्ड सिलेबस में काफ़ी बार ये पूछा जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, 6 मार्क के लिए आपको ये थ्योरी के लिए पूछ सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो कि मैंने डिवाइड किया हुआ हूँ 2 पार्ट के अंदर। एक है न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड रहेंगे आपके फ्रिक्शन के ऊपर, और कुछ न्यूमेरिकल जो बेस्ड रहेंगे आपके सेंट्रॉइड के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स के साथ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा है अ बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन इज पुल्ड अप बाय अ फोर्स ऑफ 350 न्यूटन। द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर डायरेक्टली क्या किया हुआ है, प्लेन का इंक्लिनेशन दिया हुआ है। यानी कि प्लेन आपका हॉरिजॉन्टल है क्या? नहीं, प्लेन कैसा है? इंक्लाइंड है। और कितना डिग्री पे? 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एंड द फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन, डिटरमाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू फाइंड करना है। और ये जो क्वेश्चन है आपको, ये डी बार्टू के फरवरी 2025 में जो एग्जाम हुए थे समर 2024 के, उसमें आपको ये क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स के लिए। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको डायग्राम बनानी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ओके, और उसके ऊपर क्या है? बॉडी है, एक बॉडी है जिसका वेट है 500 न्यूटन। तो मैं यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक बॉडी ड्रॉ करता हूँ। इसका वेट है 500 न्यूटन। अभी आपको बताया मैंने कि आपका प्लेन कैसे भी रहने दो, लेकिन आपकी बॉडी का जो वेट है वो हमेशा कहाँ रहेगा? एक्टिंग डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये कितना हो गया? 500 न्यूटन।
ठीक है। अब इस केस में हमारा इंक्लाइंड सरफेस है, तो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, सरफेस हो गया है। ठीक है। सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सरफेस है आपका, सरफेस को परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे आपका क्या बन जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं आर। ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन है, क्या बोला था, अ बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन इज पुल्ड अप बाय अ फोर्स ऑफ 350 न्यूटन। कि एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी ऊपर जा रही है। ठीक है। तो आपका फोर्स लगेगा, और फोर्स कैसे दिया है यहाँ पे, अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन। कि ये जो प्लेन है आपका उससे पैरेलल यहाँ पर एक फोर्स गिवन है, यानी कि इस तरह से आपका एक फोर्स है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कितना न्यूटन है, 350 न्यूटन। तो यहाँ पर फोर्स भी गिवन है आपको 350 न्यूटन। अब बॉडी अगर ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगी तो यहाँ पर फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। बॉडी ऊपर जा रही है तो यहाँ पर फ्रिक्शन किधर होगा, डाउन, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है मेरा एफ, और एफ के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, म्यू इनटू आर। तो बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये डायग्राम बन गई है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर एक शॉर्टकट बताता हूँ, आपको करना क्या है कि इंक्लाइंड प्लेन के अंदर आप जैसे कि बहुत सारी वीडियोस में या बुक्स में देखोगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, तो ये इसे और इसे अगर हम, ये तो आपको इंक्लाइन दिख रहा है, अब इंक्लाइन के हम लोग क्या करते हैं, दो कंपोनेंट निकालते हैं। आपको 350 के भी दो कंपोनेंट निकालना पड़ेंगे, आर के भी दो कंपोनेंट निकालना पड़ेंगे, एंड एफ के भी दो कंपोनेंट निकालना पड़ेंगे। और आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। आपको करना क्या है, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इसको आप कंसिडर करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल हो गया है। इसके लिए आपको सेपरेट डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम के अंदर, लेकिन समझने के लिए, आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ वापस से, कि मैंने इसको कंसिडर क्या किया, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बन गया है मेरा। ठीक है। उसके ऊपर एक ब्लॉक था, ब्लॉक कितना न्यूटन था, 500 न्यूटन। ठीक है। ये 500 न्यूटन का ब्लॉक है। अब एक बात यहाँ पर थोड़ा सा आप एज्यूम करो कि ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, ये वाला इंक्लाइंड सरफेस, अगर मैंने उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया तो ये हॉरिजॉन्टल होने के बाद 350 न्यूटन क्या होगा, इसको पैरेलल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। आर उसको परपेंडिकुलर है तो ये वर्टिकल हो जाएगा, एफ भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लेकिन जो 500 न्यूटन का फोर्स है, जब मैं, आप सोचिए इसको थोड़ा सा, अगर मैंने उसको ऐसे किया, थोड़ा सा नीचे लिया, प्लेन को पकड़ के ऐसे किया, जब प्लेन को अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर लूंगा तो ये वाला फोर्स किधर चले जाएगा, इधर हो जाएगा थोड़ा सा, बराबर है। अब जब 500 न्यूटन का फोर्स ऐसे होने वाला है तो 500 न्यूटन का फोर्स कैसे बनाऊंगा मैं यहाँ पर, इंक्लाइंड। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इंक्लाइंड फोर्स बनाया, और ये फोर्स कितना है, 500 न्यूटन। 350 न्यूटन, जब मैं फोर्स को, जब आपके प्लेन को हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो 350 न्यूटन कैसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल 350 न्यूटन। आर, जब मैं प्लेन ऐसे करूंगा तो आर कैसे हो जाएंगे, इसको परपेंडिकुलर, यानी कि इस तरह से आर दिखेगा आपका। ओके। वैसे ही एफ, यहाँ पर जब प्लेन ही आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो एफ भी कैसे हो जाएगा यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर एफ दिखा देता हूँ मैं आपको। फ्रिक्शन हमेशा कहाँ पे लगता है, दो बॉडी के सरफेस पे, और जहाँ पे बॉडी मूव हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने लिखा है यहाँ पर एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू आर। ओके। अब ये हमारी डायग्राम बन गई है। ये तो लास्ट न्यूमेरिकल के जैसे हो गया, तो हमको वही करना है जैसे जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था। ये जो डायग्राम है अगर आपने एग्जाम में नहीं भी ड्रॉ किया है तब भी आपको चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। लेकिन सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हमने क्या किया था, ये एज्यूम किया था। अब यहाँ पर देखिए, जब 500 न्यूटन फोर्स इंक्लाइंड हो गया तो हमें एंगल भी तो फाइंड करना पड़ेंगे। ठीक है। अब एंगल के लिए यहाँ पर आपको ज्योमेट्री आना ज़रूरी है, और अभी लास्ट मोमेंट पर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो अगेन आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि यहाँ पर जो भी एंगल आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो वही एंगल आपको वर्टिकल से यहाँ से लेना है। ठीक है। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एंगल था 30 डिग्री, तो मैंने क्या किया, उसको वर्टिकल से एंगल कंसिडर किया, कितना, 30 डिग्री, बस।
यही आपको ध्यान में रखना है, कैसे आया, क्यों आया। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री सीखने के लिए शायद अभी आपके पास टाइम नहीं होगा, तो इसीलिए शॉर्टकट है, यही याद रखना है। ठीक है। अब वर्टिकल से अगर ये एंगल है, इंक्लाइन फोर्स है, जब भी इंक्लाइन फोर्स दिखेगा हम लोग क्या करेंगे, उसके दो कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके दो कंपोनेंट निकाला, एक वर्टिकल में निकलेगा और एक हॉरिजॉन्टल में निकलेगा। ठीक है, इंक्लाइन फोर्स के दो कंपोनेंट, जिधर एंगल उधर कॉस। एंगल कहाँ से है, वर्टिकल से है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, कॉस। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 500 कॉस 30, और ये वाला क्या बन जाएगा फिर 500 साइन 30। ओके, डायग्राम हो गई हमारी। अगेन अब क्या करेंगे हम लोग, अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्स्ट कंडीशन क्या लेंगे हम लोग, समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, दूसरी कंडीशन समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स लेता हूँ, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में 350 पता है, ये वाली वैल्यू पता है, और यहाँ पर म्यू इंटू आर, यानी कि यहाँ पर अननोन जो है, तो अननोन म्यू की वैल्यू हमको फाइंड करना है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि म्यू इज इक्वल टू कितना, ये आपको फाइंड करना है। तो हमें म्यू भी नहीं पता, आर भी नहीं पता। तो फर्स्ट कंडीशन अगर आपने समेशन एफ एक्स ली है, तो इक्वेशन बनेगी, उससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ प्रॉब्लम की एक स्टेप ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बढ़ाएंगे नहीं, सेकंड कंडीशन पे जाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको समेशन एफ एक्स पहले लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, आपका आंसर वही आने वाला है। तो मैंने लिया समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। एफ वाई के लिए साइन कन्वेंशन अपवर्ड प्लस, डाउनवर्ड माइनस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आर कहाँ पर जा रहा है, ऊपर, अपवर्ड क्या है लेना है इसको लिए प्लस। ठीक है, उसके बाद में और कौन सा फोर्स है, 500 कॉस 30, ये किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे मीन्स माइनस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस 500 कॉस 30। और कोई वर्टिकल फोर्सेस है इसके अंदर, नहीं है, तो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब 500 कॉस 30 इसको आप कैलसी पर सॉल्व कीजिए, तो आपका आंसर आया यहाँ पर आर माइनस 433.01 इज इक्वल टू जीरो। आपको आर फाइंड करना है, माइनस वाली टर्म उधर जाकर क्या हो जाएंगी, प्लस 433.01 न्यूटन। यहाँ से आपको क्या मिल गया, आर की वैल्यू मिल गई। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या बचा था, समीशन एफ वाई ले लिया, बचा क्या अभी, समीशन एफ एक्स। तो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। समीशन एफ एक्स में क्या लेना है आपको, राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस। ठीक है, अब फिर से ये डायग्राम कंसिडर कीजिए। डायग्राम में 350 न्यूटन फोर्स कहाँ जा रहा है, राइट में, राइट में मीन्स प्लस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस 350। उसके बाद में एफ वाला जो फोर्स है कहाँ पर जा रहा है, लेफ्ट में, लेफ्ट मीन्स माइनस, एफ की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू आर। म्यू हमको पता नहीं है अभी, तो हम वैसे लिखेंगे म्यू इंटू आर। उसके बाद 500 साइन 30, अगेन लेफ्ट डायरेक्शन में, इसलिए ये भी माइनस 500 साइन 30। और कोई फोर्स है क्या हॉरिजॉन्टल में, नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू जीरो। फिर से लिखा मैंने यहाँ पे 350 माइनस म्यू इंटू आर की वैल्यू अभी फाइंड आउट की हम लोगों ने 433.01 माइनस 500 साइन 30 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली टर्म तो अननोन है, तो हम इसको तो कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी बचा क्या, 350 माइनस 500 साइन 30। आप इसको कैलसी पर सॉल्व कीजिए, 350 माइनस 500 साइन 30, तो आपको इसका आंसर मिल गया है 100। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 100 माइनस म्यू इंटू 433.01 इज इक्वल टू जीरो। 100 प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। आपको ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग लास्ट मोमेंट पर स्टडी कर रहे हो। ठीक है, माइनस माइनस गेट्स कैंसल। आपको फाइंड क्या करना है, म्यू फाइंड करना है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 433.01। ठीक है, आप इसको कैलसी पे सॉल्व कीजिए,
100 डिवाइडेड बाय 433.01, तो आपका यहाँ पर म्यू मिल गया है आपको 0.23। और म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट की कभी भी यूनिट नहीं रहती है। बस आपको इस न्यूमेरिकल में इतना ही करना था। म्यू की वैल्यू मिल गई है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा था। 6 मार्क के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन इज लाइंग ऑन अ रफ इन प्लेन inclined at an angle of 25 degree with the horizontal. It is supported by an effort P parallel to the plane as shown in figure. यहाँ पर एक inclined plane given है और उसके ऊपर एक बॉडी रेस्ट की हुई है और ये बॉडी की 500 न्यूटन की ये बॉडी है। ऑब्वियस सी बात है, 500 न्यूटन का वेट है। वेट हमेशा कहाँ पर आता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और उसी के साथ में एक एफर्ट यानी एक फोर्स लगाया हुआ है P जो कि पैरेलल टू द प्लेन है। और यहाँ पर एक एंगल गिवन है, एंगल ऑफ प्लेन। एंगल ऑफ प्लेन कितना है? 25 डिग्री। फाइंड करने के लिए क्या बोला है? डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ P फॉर विच द इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 20 डिग्री। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर इंक्लाइंड यानी इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन जो दिया हुआ है वो 25 डिग्री है, लेकिन एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फाई कितना गिवन है? 20 डिग्री। और ये 25 डिग्री क्या है? ये अल्फा है। ठीक है, ये अल्फा इज इक्वल टू 25 डिग्री और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 20 डिग्री। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन नहीं है। अब आपको किस तरह करना है मैं भी बताने वाला हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था समर 2025 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में 6 मार्क के लिए। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि एक बॉडी है जिसका वेट है 500 न्यूटन और वो एक इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट कर रही है और यहाँ पर एक फोर्स लगा है P। ठीक है, और यहाँ पर एंगल ऑफ प्लेन दिया हुआ है यानी कि अल्फा गिवन है हमारे पास 25 डिग्री। और एक और चीज़ यहाँ पर गिवन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? फाई। तो यहाँ पर फाई कितना गिवन है? यहाँ पर 20 डिग्री। तो यहाँ पर दो एंगल्स गिवन है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर फाई गिवन है। हमें पता है, क्या पता है? म्यू इज इक्वल टू tan फाई, है ना? ये वैल्यू हमको पता है, ये फॉर्मूला हमको पता है। तो tan फाई, तो tan फाई, फाई कितना है? 20। तो यहाँ से आपको म्यू मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, म्यू आ गया आपका 0.364। ठीक है, तो बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर म्यू हमको मिल गया है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ पर P मिनिमम भी पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P बताओ और मिनिमम वैल्यू ऑफ P बताओ। तो ये आपको पूछा है। तो इंक्लाइन प्लेन है, ये डायग्राम आपको गिवन है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इंक्लाइन प्लेन होती है हमारी, इंक्लाइन प्लेन को हम क्या करते हैं? ऐसे हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। ठीक है, अब इंक्लाइन को मैंने अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल किया तो ये जो P इंक्लाइन था तो ये P यहाँ पर क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना? तो हमने यहाँ पर किया, ये हो गया हमारे पास P। ये कैसे आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाकर पहले वन शॉट वीडियो देखिए, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ये जो 500 न्यूटन का फोर्स था, अभी आपकी ये जो प्लेन था आपका, ये कैसे था? इंक्लाइन था। अब मैं इसको अगर हॉरिजॉन्टल करूंगा तो 500 न्यूटन का फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 500 जो वेट ऑफ बॉडी है ये हो गया मेरे पास इंक्लाइन। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 90 में से ये एंगल माइनस कीजिए, नहीं अगर माइनस नहीं करना है आपको तो आप क्या कीजिए, ये जो एंगल है 25 वो एज इट इज लीजिए वर्टिकल से। कहाँ से लेना है? वर्टिकल से। तो ये मैंने यहाँ से वर्टिकल से ले लिया। ठीक है, और हमारा लॉजिक क्या बोलता है कि सर जिधर एंगल उधर कॉस। तो एंगल यहाँ पर कहाँ से है? वर्टिकल से। तो वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 500 कॉस 25 और ये हो जाएगा मेरा दूसरा कंपोनेंट 500 साइन 25। अब यहाँ पर आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला था कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P, कि P मैक्सिमम कितना है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ P कि P मिनिमम कितना है। ये दोनों आपको फाइंड करने के लिए बोला है। अब एक बात यहाँ पर लॉजिक देखिए कि इस इंक्लाइन प्लेन में अगर P की वैल्यू बहुत कम है तो ये बॉडी किधर स्लाइड होंगी? ऊपर जाएंगी क्या? नहीं, ये बॉडी किधर जाएंगी? फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, नीचे स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब भी P की वैल्यू मिनिमम रहेंगी तो बॉडी किधर जाएंगी? नीचे चले जाएंगी। और P की वैल्यू मैक्सिमम रहेंगी, ज़्यादा फोर्स अगर हम लोग लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी किधर जाएंगी? ऊपर जाएंगी। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ गया तो समझ लो आपको पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये जो बॉडी है
इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है। अगर आपने फोर्स बहुत कम लगाया तो बॉडी ऊपर आने वाली है क्या? नहीं, वो किधर जाएंगी? नीचे जाएंगी। तब हमको क्या मिलेंगी? कम से कम वैल्यू यानी कि पी मिनिमम मिल जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो बॉडी नीचे जाएंगी क्या? नहीं, बॉडी किधर जाएंगी? फिर ऊपर जाएंगी। तो आपको यही कंसेप्ट ध्यान में रखना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं पी मिनिमम यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। तो मैं लिखूंगा मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। जब भी हम मिनिमम वैल्यू ऑफ पी जब हम लोग कंसिडर करेंगे या जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तब हमारी बॉडी किधर होंगे? स्लाइडिंग डाउनवर्ड, यानी कि बॉडी किधर मूव होना, स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएंगी, डाउनवर्ड में स्टार्ट हो जाएंगी। डाउनवर्ड में अगर बॉडी जा रही है आपकी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपवर्ड। ठीक है, तो बॉडी अगर इधर जा रही है तो आपका फ्रिक्शन फोर्स किधर आ जाएगा? इसके अपोजिट में, यानी कि इस साइड में। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एफ, और एफ का फॉर्मूला हमको पता है क्या है? म्यू इनटू आर। वैसे ही यहाँ पर सरफेस ऐसे है, सरफेस को परपेंडिकुलर एक रिएक्शन निकलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू ऑफ पी फाइंड करना है। मतलब क्या है? भले ही हमने इधर फोर्स लगाया लेकिन बॉडी उधर गई क्या? नहीं गई। बॉडी किधर गई? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर बॉडी लेफ्ट में जा रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट में लगेगा। बस इतना ही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे ही फ्रिक्शन का फॉर्मूला आ गया, फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल आ गया, आप लोग क्या करेंगे? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो हम लोग लगाएंगे पहली कंडीशन, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ आई के अंदर सबको पता है, ऊपर प्लस लेते हैं हम लोग, नीचे माइनस लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आर किधर है? ऊपर है, इसलिए ये प्लस। और कौन सा फोर्स है? 500 कॉस 25 किधर जा रहा है? डाउनवर्ड, यानी कि माइनस, इज इक्वल टू कॉस 25 इज इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है? आर माइनस 500 कॉस 25, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपको 453.15। माइनस वाली टर्म उधर जाकर क्या होगी? प्लस। इसका सॉल्यूशन कितना आया? 453.154। तो ये हमको आर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, फाइंड क्या करना है? पी फाइंड करना है। एक कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस राइट वाले प्लस, लेफ्ट वाले माइनस, ये आपको देखना है। चलिए, इस डायग्राम के अंदर पी किधर है? राइट में, तो इसलिए पी क्या आएगा? प्लस। उसके बाद में 500 साइन 25 किधर जा रहा है? लेफ्ट में, यानी कि माइनस 500 साइन 25। उसके बाद एफ, एफ किधर जा रहा है? राइट साइड में। राइट साइड मतलब क्या है? ये प्लस म्यू इनटू आर। म्यू कितना था हमारे पास? 0.364, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0.364 इनटू आर। आर कितना आया था? 453.154। और कोई है क्या यहाँ पर? नहीं, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक के आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपका आंसर मिल जाएगा आपको पी मिनिमम का। तो पी मिनिमम देखते हैं हम कितना आया। पी आया है -46.36 इज इक्वल टू 0। माइनस वाली टर्म उधर जाकर क्या हो जाएंगी? प्लस। तो 46.36 न्यूटन। तो ये पी कौन सा मिल गया हमको? ये मिल गया हमको पी मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? 46.36। और जब आप 46.36 लगाएंगे यहाँ पर, बॉडी ऊपर जाने वाली है क्या? नहीं, बॉडी किधर आएंगी? नीचे आएंगी। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी फाइंड करना है, मतलब पी के ऊपर आप क्या करेंगे? बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे। फोर्स ज्यादा लगाया तो बॉडी किधर जाएंगी? आपकी बॉडी किधर मूव होने वाली है? ऊपर जाएंगी। मतलब फ्रिक्शन किधर होगा? नीचे होगा। ठीक है, हमने फोर्स लगाया तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पी, है ना। बॉडी किधर जा रही है? अभी इधर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो बॉडी इधर जाएंगी, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट में। एफ का फॉर्मूला म्यू इनटू आर। अगेन बॉडी का वेट कितना है यहाँ पर? 500 न्यूटन। ठीक है, कैसे आएगा यहाँ पर? इंक्लाइंड, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 500 न्यूटन बराबर है, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन को हमने क्या किया यहाँ पर? हॉरिजॉन्टल किया है। अगेन ये कंपोनेंट निकलेंगे इसके, जिधर एंगल उधर कॉस। ठीक है, एंगल कितना था इसका? 25। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 500 कॉस 25। इधर आ जाएगा मेरे पास 500 साइन 25, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देख, आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सर डायग्राम तो पूरी की पूरी हमारी क्या बनी? सेम बनी है ना। डायग्राम आप देखिए कि डायग्राम, पूरी डायग्राम क्या है यहाँ पर? सेम है। सिर्फ फर्क क्या हुआ, यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स था मिनिमम के लिए उसी डायरेक्शन में जा रहा था,
और मैक्सिमम के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। क्यों? क्योंकि मिनिमम के लिए बॉडी किधर जा रही थी? नीचे, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगा? ऊपर। मैक्सिमम के लिए बॉडी किधर गई? ऊपर, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगा? नीचे। बस इतना ही ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ पर आर की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी पता है, यहाँ पर वही रहने वाली है, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पर हम डायरेक्टली कंडीशन लेंगे समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमको पी फाइंड करना है, और पी किस में है? एफ एक्स के अंदर। पी किधर जा रहा है? यहाँ पर राइट साइड में। राइट साइड मतलब प्लस पी। 500 साइन 25 किधर जा रहा है? लेफ्ट में, तो ये माइनस 500 साइन 25। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स भी किधर जा रहा है? अभी लेफ्ट में, यानी कि माइनस। एफ का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? म्यू इंटू आर। एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, बराबर है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर म्यू। म्यू कितना था हमारा? 0.364, तो मैं लिख रहा हूँ 0.364 इंटू आर कितना आया था? 453.154 इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों इक्वेशन देखिए, यहाँ पर क्या था? सिर्फ इधर प्लस था, यहाँ पर क्या हो गया? माइनस हो गया। सिर्फ आपको एग्जाम में थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगा लेंगे तो बस इतना ही आपको चेंज करना है, बाकी पूरा न्यूमेरिकल आपका सेम है। चलिए हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पी की वैल्यू मिल गई है मुझे, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, और आपको यहाँ पर पी की वैल्यू मिल जाएंगी माइनस 374.45 इज इक्वल टू 0। माइनस वाले टर्म उधर जाकर क्या हो जाएंगी? P इज इक्वल टू 374.45 न्यूटन। और ये P कौन सा है? मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्वेश्चन था आपको 6 मार्क के लिए, जिसके अंदर आपको P मिनिमम और P मैक्सिमम फाइंड करना था। तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 2 बार सॉल्व करना है। एक बार फ्रिक्शन इधर लेना है, दूसरी बार फ्रिक्शन अपोजिट में लेना है, ठीक है। अब अगर ये किससे हमने सॉल्व किया है, आप देखो जितने भी आप फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके अंदर हमने सेम कंसेप्ट यूज किया है। पहले हमने समेशन एफ वाई लिया, उसके बाद समेशन एफ एक्स लिया, बस इतना ही हम लोगों ने इसके अंदर यूज किया हुआ है। लेकिन अगर आपको मेथड से यानी कि कंसेप्ट से अगर नहीं जाना है, और आप अगर मान लो कि आप अगर रट्टा मारने के अगर शौकीन है, रट्टा मार सकते हो, तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ यहाँ पर कि अगर जिसको रट्टा मारना आता है वही लोग करेंगे, जिसको रट्टा मारना नहीं आता, फॉर्मूले याद नहीं रहते, वो सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दो। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यूनिट 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, ये हमने मैक्सिमम जो पोर्शन है सिर्फ समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और समेशन मोमेंट, इन्हीं 3 कंसेप्ट के ऊपर मैंने आपको 3 यूनिट सिखा दिया हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप याद करना चाहते हैं तो देखिए, इसमें पी मिनिमम अगर फाइंड करना है तो पी मिनिमम के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। वो फॉर्मूला है W इंटू साइन अल्फा माइनस 5 डिवाइडेड बाय कॉस 5। ये है हमारी वैल्यू पी मिनिमम के लिए। वैसे अगर पी मैक्सिमम अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जिसके अंदर सिर्फ चेंज क्या होगा? साइन अल्फा प्लस 5 डिवाइडेड बाय कॉस 5। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है अगर आप रट्टा मारना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपने यही मेथड से किया, समेशन एफ वाई लो, समेशन एफ एक्स लो, बात खत्म। हर न्यूमेरिकल के लिए अलग से फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप याद रख सकते हो फॉर्मूले तो ये फॉर्मूले लगाओ। चलो अब हम इससे सॉल्व करके देखेंगे। W कितना था हमारे पास? 500 न्यूटन। 500 इंटू साइन अल्फा कितना था? 25 यहाँ पर दिया हुआ था, तो हम लिखेंगे 25 माइनस 5 कितना है? 20 डिवाइडेड बाय कॉस 5 मतलब 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली आपको पी मिनिमम की वैल्यू मिल जाएंगी जो कि अप्रॉक्सीमेटली वही आनी चाहिए, और वही आई है 46.40 न्यूटन। ये मिल गया आपको पी मिनिमम। पी मैक्सिमम के लिए अगेन हम लोग वैल्यूज पुट अप करो। W कितना था? 500 इंटू साइन अल्फा था हमारा 25 प्लस 5 था आपका 20 डिवाइडेड बाय कॉस 20। तो आपको पी मैक्स की वैल्यू मिल जाएंगे। यहाँ पर पी मैक्स आप लोग कैलकुलेट कीजिए, आपको मिल जाएगा 376.2 न्यूटन। देखिए यहाँ पर पी मिनिमम और ये पी मिनिमम लगभग सेम है, पी मैक्सिमम और पी मैक्सिमम लगभग सेम है।
तो आप दोनों मेथड से कीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूले कब अप्लीकेबल है, जब इंक्लाइन प्लेन है, अल्फा गिवन है, फाई गिवन है और आपको पी मिनिमम और पी मैक्सिमम फाइंड करना है, तभी ये अप्लीकेबल है। हर क्वेश्चन के लिए, हर न्यूमेरिकल के लिए ये अप्लीकेबल नहीं रहेगा, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, हर क्वेश्चन और हर न्यूमेरिकल के लिए क्या अप्लीकेबल है फिर, समेशन एफ वाई समेशन एफ एक्स, बात खत्म। ठीक है, तो अब आपकी चॉइस है, मैंने तो आपको दोनों बता दिया हूँ। आपको अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन आता है, तो ये दो फॉर्मूले और आप रट सकते हो, दोनों फॉर्मूले रट लो और आपका आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं रट सकते आपको कोई, और ये सिर्फ अप्लीकेबल किसके लिए रहेगा, सिर्फ इसी टाइप के न्यूमेरिकल के लिए कि इंक्लाइन प्लेन गिवन है, अल्फा गिवन है, फाई गिवन है, तभी इसकी तरफ जाना है। अगर फाई गिवन नहीं होता, उसकी जगह म्यू गिवन रहता, तब आपको थोड़ा सा और ज़्यादा इसके अंदर कैलकुलेशंस करना पड़ेंगे और तब आपका ये आंसर आ जाएगा। मेरा सजेशन ये है कि अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आता है और फॉर्मूले याद हो रहे हैं तो इसी तरह से कीजिए, या फिर ये जो मैंने बताया हूँ आपको लॉजिक, समेशन एफ वाई और एफ एक्स का, ये हर टाइप के न्यूमेरिकल के लिए, हर टाइप का फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल के लिए अप्लीकेबल है। तो मेरा सजेशन है कि आप इसके लिए जाइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको समर 2025 के रेगुलर एग्जाम में, जिसमें पूछा गया था अ बॉडी रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन required a pull of 180 Newton inclined at 30 degree to the plane just to move it. It was found that a push of 220 Newton inclined at 30 degree to the plane just moved the body. Determine the weight of the body and coefficient of friction. यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। पहली लाइन क्या है, अ बॉडी रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक बॉडी है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रेस्ट कर रही है, उसको खींचने के लिए एक पुल लगाया है हमने 180 न्यूटन का, जो कि 30 डिग्री पे है। तो तब क्या हुआ, बॉडी मूव हुई। मतलब क्या हुआ, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एक बॉडी है और आपने 180 न्यूटन का एक फोर्स लगाया 30 डिग्री पे और वो बॉडी क्या हो गई, जस्ट मूव हो गई। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, इट वॉज फाउंड दैट अ पुश ऑफ 220 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द प्लेन जस्ट मूव द बॉडी। पहले तो हमने 180 न्यूटन लगा के देख लिया, बाद में क्या किया, पहले तो हमने क्या किया था, 180 न्यूटन का पुल लगाया था, बाद में 220 न्यूटन का पुश किया हमने। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है दोनों केस में, है ना। तो 220 न्यूटन का पुश लगाया तब भी क्या हुई, बॉडी मूव हुई। पूछा यह है कि जो बॉडी है उसका वेट क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था, अ बॉडी इज रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमने क्या किया, पहले एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया, उसके ऊपर एक बॉडी बना दी है। ठीक है, बोला क्या है उसके बाद, रिक्वायर्ड अ पुल ऑफ 180 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द प्लेन। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ से एक फोर्स, पुल मतलब क्या है कि उसको वो खींच रहा है कोई तो भी एक फोर्स, और वो फोर्स कितना है यहाँ पर 180 न्यूटन। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 180 न्यूटन, और इसका एंगल कितना बोला है इसने, 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया मेरा ये एंगल 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर उसने दूसरी कंडीशन दी है। यहाँ पर पहली कंडीशन क्या थी, अ बॉडी इज रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये बॉडी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, रिक्वायर्ड अ पुल ऑफ 180 न्यूटन एट 30 डिग्री टू द प्लेन जस्ट टू मूव इट। यानी कि ये बॉडी को मूव करना है हमें। अब मूव, इधर फोर्स लगा है तो बॉडी कहाँ पे मूव होगी, इस डायरेक्शन में, है ना। तो बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रही है तो हमारा फ्रिक्शन कहाँ पे लगने वाला है, इसके अपोजिट, यानी कि यहाँ पर आपका फ्रिक्शन लगेगा। तो मैं इसको बोल रहा हूँ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू आर। आप इसको म्यू इंटू एन भी ले सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, या आर भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं म्यू इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पर इसने आगे क्या बोला है, इट वॉज फाउंड दैट अ पुश ऑफ 220 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द प्लेन जस्ट मूव द बॉडी। मतलब कि एक, अगर क्या हुआ कि हमने एक बॉडी है, उसके ऊपर अगर 180 न्यूटन का अगर फोर्स लगाया 30 न्यूटन पर, पुल किया, पुल मतलब उसको इधर से हम क्या कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं। अगर ऐसे खींचा तब बॉडी मूव हुई। और दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ और हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वही बॉडी है, उसके ऊपर अब क्या किया हमने, पुश किया। पुश मतलब इसकी डायरेक्शन कैसे, इधर, मतलब हमने क्या किया, उसको इधर से ऐसे ढकला इधर। ठीक है, और वो कितना लगाया हमने फोर्स, तो उसने फोर्स कितना बोला है हमको, 220 न्यूटन। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 220 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। इसका भी एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये भी कितना है, 30 डिग्री। अब दोनों 30 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो हमको क्या पूछा है उसने, डिटरमाइन द वेट ऑफ बॉडी। ये जो बॉडी है
बॉडी का वेट कितना है और उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू कितना है। ठीक है, अब दोनों केस में क्या हो रहा है, पहले केस में 180 न्यूटन का क्या था, पुल था, बॉडी किधर जा रही थी, इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो हमारा फ्रिक्शन किधर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ फ्रिक्शन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन भी कितने आएंगे, नॉर्मल रिएक्शन भी 1 आ गया हमारा। म्यू तो दोनों के लिए सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि म्यू क्या रहेगा, ये हमारा जो ब्लॉक है और जो सरफेस है दोनों के बीच वाला जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि ब्लॉक और सरफेस क्या है, सेम है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, 220 न्यूटन का एक फोर्स लगाया, पुश किया, पुश मतलब बॉडी किधर जाने वाली है, ये इधर मूव होगी, बॉडी अगर इधर मूव हो रही है हमारी, तो हमारा फ्रिक्शन किधर चले जाएंगे इसमें, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब फ्रिक्शन ऐसे जाएगा। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ F2। उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू इंटू R2, है ना, म्यू इंटू आर फॉर्मूला है, हमें पता है। चलिए, अब हमने जैसे कि वन शॉट वीडियो में मैंने आपको बताया था, फ्रिक्शन का कोई भी न्यूमेरिकल अगर है तो आपको क्या करना है, बस सिंपली कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है। अब कितनी कंडीशन लगाना है, 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि समेशन Fy लेना है आपको और समेशन Fx लेना है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर ये जो बॉडी है हमारी, बॉडी का जो वेट है, वेट किधर आने वाला है इसका, बॉडी का वेट नीचे, बॉडी का वेट नहीं पता है तो हम इसको नाम दे देंगे कि बॉडी का वेट किधर है, W। हमेशा आप याद रखिए, क्योंकि कोई भी बॉडी का जो वेट रहता है उसका सेंटर से कहाँ पर एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये एक MCQ में भी पूछा हुआ है। बॉडी का वेट अगर नीचे है, सरफेस यहाँ पर है, तो सरफेस के अपोजिट में क्या लगता है, एक नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं R। ठीक है, तो ये इसकी हमारी फोर्स वाली डायग्राम हो गई है। ये इंक्लाइंड प्लेन है, सॉरी इंक्लाइंड फोर्स है। इंक्लाइंड फोर्स जब भी दिखेंगे हमको, हम क्या करेंगे, इसके 2 कंपोनेंट निकालेंगे, एक निकलेगा इधर, दूसरा निकलेगा अपवर्ड। और क्या लॉजिक है इसका, जिधर एंगल उधर कॉस, एंगल हॉरिजॉन्टल से है तो ये वाला क्या हो जाएगा, कॉस, तो 180 कॉस 30, ये हो गया हमारा फिर 180 साइन 30। ओके, तो चलिए अब हमें कंडीशंस लगाना है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या लूंगा मैं, समेशन Fy। अब समेशन Fy कितना है मेरे पास, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। समेशन Fy में क्या क्या लेते हैं हम लोग, हमें पता है, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, ये वाले हम कंडीशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले R कहाँ पर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, इसलिए ये प्लस, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्लस R। उसके बाद 180 साइन 30, ये भी किधर है, ऊपर जा रहा है, तो ये इसको भी क्या लिखेंगे हम, प्लस 180 साइन 30। W कहाँ पर है, नीचे है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, माइनस W। और कोई फोर्स है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फ्रिक्शन के लिए म्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे R लगेगा, तो हम क्या करेंगे, R निकालेंगे, तो मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू माइनस W, इक्वल के उधर जाकर क्या हो गया, प्लस W, प्लस 180 साइन 30, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 180 साइन 30। इसी को हम सॉल्व करेंगे, R इज इक्वल टू W माइनस 180 साइन 30, आप कैलसी पर कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा 90। तो R की वैल्यू क्या मिल गई हमको, R इज इक्वल टू W माइनस 90। अब हम फिगर नंबर 1 के लिए ले रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन के लिए लिए हमने, तो ये क्या था हमारा R1 है ना, तो हर जगह पे R1 लिख दीजिए, वेट तो बॉडी का सेम ही रहेगा। समेशन Fy ले लिया आपने, उसके बाद क्या बाकी है, समेशन Fx, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर समेशन Fx इज इक्वल टू 0। इसमें क्या चेक करेंगे हम, राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है, डायग्राम में राइट वाले कौन कौन है, 180 cos 30, और ये F1 कहाँ पर जा रहा है आपका, लेफ्ट में जा रहा है, तो 180 cos 30 किस में आ गया, प्लस में, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 180 cos 30। F1 किधर जा रहा है आपका, लेफ्ट में, तो इसलिए ये माइनस F1 इज इक्वल टू 0। 180 cos 30 आप कीजिए कैलसी के ऊपर, वो आ जाएगा आपको 155.90 माइनस F1 का फॉर्मूला क्या है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू R1, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर म्यू इंटू R1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर R1 कितना मिला था हमको, W माइनस 90 मिला था। ठीक है, तो हम उसको वैसे ही करेंगे, ये जो माइनस वाली टर्म है पहले मैंने उसको उधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, म्यू इंटू R1 कितना था, W माइनस 90, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर W माइनस 90 इज इक्वल टू 155.90। समझ में आया कैसे किया, कुछ नहीं किया हमने, जो माइनस वाली टर्म है, माइनस म्यू इंटू R है, उसको इक्वल के इधर लिख दिया, तो माइनस वाली टर्म इधर जाकर क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, उसी को मैंने इधर लिखा हूँ, तो इसमें कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो अब मैं इसको नंबर दे दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1।
अब यहाँ से हम आएंगे अभी हमारी सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन में क्या बोला था, 220 न्यूटन का एक पुश लगा हुआ है सेम बॉडी के ऊपर। अगेन बॉडी है, बॉडी का वेट हमेशा कहाँ पर जाता है, एक्टिंग डाउनवर्ड, तो मैं लिखूंगा नीचे W। और इसके लिए ये सरफेस के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहाँ पर आएंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। सेकंड फिगर नंबर 2 है तो मैं इसको कर रहा हूँ R2। अब यहाँ पर इंक्लाइंड, यहाँ पर फोर्स है, इंक्लाइंड फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, है ना। इसकी डायरेक्शन इधर है तो एक कंपोनेंट निकलेगा इस डायरेक्शन में, दूसरा निकलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कंपोनेंट कैसे निकालना है आपने ऑलरेडी वन शॉट वीडियो में सीखा हुआ है। अब जिधर एंगल उधर कॉस, एंगल कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो गया ये 220 cos 30 एंड डाउनवर्ड वाला क्या हो गया 220 sin 30। चलिए अब इसके ऊपर भी आपको सेम लगाना है, समीशन एफ वाई एंड समीशन एफ एक्स। मैं लूंगा सबसे पहले समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस। अब इसके अंदर भी R2 कहाँ पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है इसलिए ये प्लस। उसके बाद में W कहाँ पर है, नीचे जा रहा है इसलिए ये W माइनस। ये 220 sin 30 भी कहाँ पर जा रहा है, डाउनवर्ड, तो ये भी 220 sin 30 इज इक्वल टू 0। तो R2 हमको फाइंड करना है, माइनस वाली टर्म उधर जाकर क्या हो गई प्लस, माइनस 220 sin 30, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 110, माइनस में है उधर जाकर क्या हो गया ये प्लस 110। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप कैलकुलेशन इसके कर लीजिएगा। क्या किया हमने, 220 sin 30 किया, कितना था माइनस 110 था, इक्वल के उधर आकर क्या हो गया प्लस 110 हो गया। फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी। वैसे ही सेकंड कंडीशन, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस। चलिए अब इस डायग्राम के अंदर राइट लेफ्ट में कौन कौन है, सबसे पहले F2 कहाँ पर जा रहा है, राइट में, तो राइट में जा रहा है इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर प्लस F2। 220 cos 30 जा रहा है लेफ्ट में तो माइनस 220 cos 30, और कोई है क्या वहाँ पर, नहीं, तो हम लिखेंगे इक्वल टू 0। तो F2 इज इक्वल टू, माइनस वाली टर्म इक्वल के उधर जाकर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, 220 cos 30, इसको सॉल्व कीजिए आप कैलसी के ऊपर तो आपको मिल जाएगा 190.5, 190.5। ठीक है। अब F2 क्या था, F2 के लिए फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू R2, तो F2 की जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ म्यू इंटू R2। R2 कितना है W प्लस 110 इज इक्वल टू 190.5, इसको नंबर दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमको दोनों को सॉल्व करके क्या निकालना है, W निकालना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर डिवाइड करने में होगा क्या, तो देखिए आप, इक्वेशन 1 क्या थी मेरी पहले, म्यू W माइनस 90 इज इक्वल टू 155.90, ये इक्वेशन 1 थी। डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या है हमारी, ये वाली इक्वेशन है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर म्यू इंटू W प्लस 110 इज इक्वल टू 190.5। ये म्यू और ये म्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, 190 डिवाइड में इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मैं लिखूंगा 190 इन ब्रैकेट W माइनस 90 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था 155.90, ये डिवाइड में इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये W प्लस 110। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, तो आपको मैंने कैलसी पर ट्रिक बताया हुआ हूँ, अल्फा ए वाला जो ट्रिक बताया था मैंने आपको, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। जिसको उसमें कैलसी में सॉल्व करना नहीं आता वो भी क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कैलसी से इसको कैलकुलेट करूँगा और W की वैल्यू मुझे मिल जाएंगी 991.15 न्यूटन, यानी कि जो वेट ऑफ बॉडी हमको पूछा गया था वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है 991.15। ठीक है। अब हमें और क्या फाइंड करने के लिए बोला था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना था हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में W की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पुटिंग, स्पेस कम है, मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट किया मैंने यहाँ पर, तो हमको क्या मिलेंगी, म्यू की वैल्यू मिलेंगी। कैसे, तो म्यू इंटू W था, W कितना है 991.15
माइनस 90 इज इक्वल टू 155.90। ठीक है, म्यू फाइंड करना है हमको, तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था 155.90, ये कैलकुलेट कीजिए आप। 991.15 में से 90 चले गया, बचा कितना है यहाँ पर 901.15। तो हम यहाँ पर म्यू की वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए कैलसी के ऊपर, वो उसका आंसर आ जाएगा आपको 0.173। तो इस तरह से आप ये 6 मार्क के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन आपको 2 बार पूछा हुआ है। एक बोला था पुल, तो आपने पुल के लिए सॉल्व किया, स्टेप्स वही है, एफ वाई लिया एफ एक्स लिया। उसके बाद बोला था पुश, तो हमने पुश किया इसको, फिर से स्टेप वही है एफ वाई एंड एफ एक्स, और उसका मैथमेटिकली हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफिकेशन किया, और यहाँ पर हमको इसका आंसर मिल गया, डब्ल्यू मिल गया 991.15 एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू मिल गया हमको 0.173। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है विंटर 2025 की सप्लीमेंट्री, यानी कि अभी जो 16 जनवरी 2026 को जो पेपर हुआ है उस पेपर का ये न्यूमेरिकल है, यानी कि 2-3 दिन पहले का यही न्यूमेरिकल है जो कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया है। उसमें दिया था ब्लॉक ए वेइंग 1000 न्यूटन रेस्ट ओवर ब्लॉक बी विच वेज 2000 न्यूटन। ब्लॉक ए इज टाइड टू द वॉल विद अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग if the coefficient of friction between block A and B is 0.25 and between B and floor is 1/3, what should be the value of P to move the block B? If, और यहाँ पर दो कंडीशन है, A है P is horizontal और B है P act at 30 डिग्री अपवर्ड टू द हॉरिजॉन्टल। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दो ब्लॉक्स गिवन है, एक है ब्लॉक ए, दूसरा है ब्लॉक बी। ब्लॉक ए जो है वो 1000 न्यूटन का है और ब्लॉक बी जो है वो 2000 न्यूटन का है। ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर रखा हुआ है और ब्लॉक ए जो है आपका वो सिर्फ एक स्ट्रिंग से अटैच है ना। और यहाँ पर एक फोर्स लगाया है हमने पी वाला, वो किसके ऊपर है, ब्लॉक बी के ऊपर है। मतलब ए के ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाया नहीं है, उसको पुल पुश कुछ भी नहीं किया है। किसको हिलाया है हमने, बस बी को हिलाने के लिए पी वाला फोर्स हमने यहाँ पर लगाया है। और यहाँ पर दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एक तो है दोनों ब्लॉक के बीच में यानी ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.25 और जो बी और फ्लोर के बीच में है वो है 1/3। अब पूछा यह है कि पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और यहाँ पर दो कंडीशन है कि अगर पी हॉरिजॉन्टल है और दूसरा दिया है कि पी इंक्लाइंड है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन नहीं थी, ठीक है। अब हम पहले तो डायग्राम बनाए हम लोगों ने, कैसे बनाए हैं, उसने बोला था ब्लॉक ए वेइंग 1000 न्यूटन रेस्ट ओवर ब्लॉक बी, मतलब एक ब्लॉक बी है एक ब्लॉक ए है और ए जो है वो बी के ऊपर है। ए का वेट है 1000 न्यूटन, बी का है 2000 न्यूटन, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि ए जो है वो एक स्ट्रिंग के साथ में अटैच है, यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है। और ये जो 2000 न्यूटन का वेट है तो वो उसको कहीं ना कहीं एक फोर्स लगा है, वो फोर्स से उसको वो खींच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर गिवन है कि ए और बी यानी ब्लॉक ए और बी के बीच का जो म्यू गिवन है यहाँ पर यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो गिवन है 0.25 और बी और ये जो फ्लोर है नीचे का, तो बी और फ्लोर के लिए यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है तो वो दिया हुआ है 1/3। तो यहाँ पर दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और यहाँ पर ये दो ब्लॉक है। अब यहाँ पर इसमें अगेन दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन था कि P इज हॉरिजॉन्टल यानी कि जो फोर्स लग रहा है P वो कैसे है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे 1000 न्यूटन के लिए एक एफवीडी बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 1000 न्यूटन के लिए कि एक हॉरिजॉन्टल 1000 न्यूटन के नीचे क्या है, ब्लॉक बी है। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया और यहाँ पर एक 1000 न्यूटन का एक ब्लॉक बना दिया हूँ। ये पहला न्यूमेरिकल है तो थोड़ा अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिए। 1000 न्यूटन का वेट है, वेट हमेशा कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर वेट नीचे कितना है 1000 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर जो रिएक्शन है तो रिएक्शन किसकी वजह से आएगा, यहाँ पर एक सरफेस है, सरफेस कौन सा है, ए बी है ना। ए बी की बात हो रही है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन सा लेंगे हम, 0.25 वाला। अभी हम किसके लिए ले रहे हैं, ये सब ब्लॉक ए के लिए, ठीक है। अभी ब्लॉक ए की जो डायग्राम है 1000 न्यूटन नीचे आया,
ऊपर एक रिएक्शन आएंगी, ठीक है, वो रिएक्शन को मैं नाम दे रहा हूँ R1, क्योंकि हमको ब्लॉक बी के लिए भी लगने वाली है, तो उसका नाम दे दिया मैंने R1। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई है क्या बी के ए के ऊपर? तो नहीं है। यहाँ पर होगा क्या कि जो दो ब्लॉक है, एक है ए ब्लॉक और दूसरा है बी ब्लॉक। हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला मेरा ए ब्लॉक है, ये वाला बी ब्लॉक है। ए ब्लॉक तो वैसे रहने वाला है, यहाँ पे क्या है, बी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा हुआ है, तो बी ब्लॉक इधर जाएगा, बराबर है। ए ब्लॉक तो वहीं पे रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग से अटैच है, वो उसको खींच नहीं रहा है, वो यहाँ पर ऑलरेडी अटैच है, फिक्स है। सिर्फ बी वाला ब्लॉक क्या होगा आपका, ऐसे मूव होगा। जब बी वाला ब्लॉक आपका इधर मूव होगा तो फ्रिक्शन किधर लगेंगे, इसकी तरफ। ब्लॉक किधर मूव हो रहा है, इधर। फ्रिक्शन कहाँ पे लगेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट साइड में। यहाँ पर इसका फ्रिक्शन लग जाएगा एफ, तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ F1, फ्रिक्शन 1। और उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू इंटू R1। ब्लॉक कौन सा है, ए ब्लॉक है, ठीक है। अब इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। कभी भी आपको पता है, जब भी हम फ्रिक्शन की बात करेंगे, समीशन एफ वाई लेंगे, समीशन एफ एक्स लेंगे। मैं पहले ले रहा हूँ समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन आपको पता है, ऊपर वाले प्लस लेना है, नीचे वाले माइनस लेना है। R1 ऊपर है, 1000 नीचे है, तो R1 प्लस में आ गया, 1000 नीचे इसलिए ये माइनस में आ गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे R1 मिल गया मुझे 1000 न्यूटन। सिंपल है। उसी तरह से अभी क्या फाइंड करना था हमको इसके लिए, F1, क्योंकि यहाँ पर और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, नहीं है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सेकंड समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसके लिए राइट वाले प्लस, लेफ्ट वाले माइनस। अब यहाँ पर राइट लेफ्ट का कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फ्रिक्शन कहाँ पर लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है ना। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा माइनस म्यू इंटू R1 इज इक्वल टू 0। तो म्यू कितना था यहाँ पर, तो अब म्यू देखिए, ये ब्लॉक कौन सा है हमारा, ए ब्लॉक है। ए और बी ये दोनों ही ब्लॉक है, ए का फ्लोर से कुछ लेना देना नहीं है, तो ए और बी के लिए म्यू कितना है 0.25। तो हम लेंगे यहाँ पर माइनस 0.25 इंटू R1 कितना है 1000 न्यूटन। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका आ जाएगा माइनस 250 न्यूटन। माइनस क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ पर लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पर F1, क्योंकि म्यू इंटू आर क्या था, F1 था, तो फ्रिक्शन कितना हो गया हमारे पास 250 न्यूटन, ठीक है। और ये कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर एक सिंबल दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये तो सिंपल हो गया हमारा। अब इसी के लिए हमको क्या फाइंड करना है, बी के लिए पी फाइंड करना है। अब बी वाला जो ब्लॉक है, इसकी डायग्राम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब बी के डायग्राम में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने ड्रॉ किया। बी ब्लॉक, तो ये बी ब्लॉक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ये हो गया मेरा बी ब्लॉक। अब इसकी डायग्राम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए। बी ब्लॉक का जो खुद का वेट है कितना है 2000, कहाँ पे जाएगा, डाउनवर्ड, तो मैंने लिखा यहाँ पर 2000 न्यूटन। ये तो बी ब्लॉक का वेट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, फॉर ब्लॉक बी। अब ब्लॉक बी की हम लोग बात कर रहे हैं, 2000 न्यूटन का फोर्स आ गया, वो आ गया नीचे। ये जो सरफेस है, ये फ्लोरिंग का सरफेस है, इसकी वजह से एक रिएक्शन आएंगी ऊपर, इसको मैंने रिएक्शन का नाम दे दिया R2, R1 तो इधर दिया था हम लोगों ने। बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक और फ्लोर की वजह से एक रिएक्शन आ गया R2। अब यहाँ पर जो डायग्राम है, बी के ऊपर क्या है, ए ब्लॉक है, तो ए की जो रिएक्शन आएंगी, रिएक्शन हमेशा कहाँ पर आती है, सरफेस पे आती है। तो ये तो इस बी के लिए कौन से कौन सरफेस हो गया, एक ये सरफेस, ये दूसरा सरफेस, दो सरफेसेस है। तो पहले फ्लोरिंग के लिए तो ऊपर आ जाएंगी, ये 1000 के लिए किधर आ जाएगा सर, रिएक्शन नीचे आ जाएंगी। तो मैं 1000 के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ यहाँ पर R1। समझ में आया आपको क्या कैसे करना है, क्यों, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन रहता है, हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे आता है, हमेशा सरफेस के ऊपर। 2000 के पास क्या है, दो सरफेस है, एक 1000 का सरफेस है, एक फ्लोरिंग का सरफेस है। 1000 का सरफेस का कहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर नीचे, तो मैंने लिख दिया R1। फ्लोरिंग का जो रहेगा रिएक्शन वो कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर, मैंने लिख दिया इसको R2, ठीक है। R1 कितना था यहाँ पर, हमने कैलकुलेट किया था, R1 आ गया था हमारे पास 1000 न्यूटन, तो मैं R1 लिख रहा हूँ यहाँ पर 1000 न्यूटन। चलिए, अब यहाँ पर इसके साथ में एक फोर्स अटैच है P। P कैसे है, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में हॉरिजॉन्टल है P, यानी कि बॉडी किधर मूव हो रही है, इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो फ्रिक्शन कहाँ पर लगेगा इसका, अपोजिट डायरेक्शन में। ब्लॉक नंबर 2 है, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ F2 इज इक्वल टू म्यू इंटू R2, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन एक और चीज ध्यान में रखिए, सरफेस 2 है बी को,
तो फ्रिक्शन भी कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे कि हमको पता था कि ये वाला हमने कंसिडर किया था ब्लॉक ए और ये था हमारा ब्लॉक बी। ब्लॉक बी इधर जा रहा है तो नीचे फ्लोरिंग के साथ में जो फ्रिक्शन होगा वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया F2। और वैसे ही जो ए के ऊपर जो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन क्या रहेंगे इसका यहाँ का F1। तो मैं इसको यहाँ पर एक और हमको फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा यहाँ पर F1। और F1 कितना था हमारे पास, यहाँ पे हम लोगों ने देखा 250 न्यूटन। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर 250 न्यूटन। ठीक है, अब आपकी ये डायग्राम कंप्लीट हो गई है। डायग्राम कंप्लीट होने के बाद आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो गया। चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें लगाएंगे हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहली कंडीशन क्या लिए लेते हैं हम लोग, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ वाई में अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, R2 ऊपर है इसलिए ये प्लस, 2000 नीचे है इसलिए ये माइनस 2000, R1 नीचे है यानी कि ये भी माइनस, R1 कितना था 1000, और कोई वर्टिकल फोर्स है क्या, नहीं, तो इज इक्वल टू 0। बराबर है, तो हमें R2 मिल जाएगा यहाँ पर माइनस 2000 माइनस 1000 कितना हो गया 3000, माइनस 3000 इक्वल के उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 3000 न्यूटन। तो ये मिल गया आपको R2। अब आपको क्या करना है, समेशन एफ वाई हो गया। सेकंड कंडीशन क्या बची हमारे पास, समेशन एफ एक्स। तो मैं लिखूंगा समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। समेशन एफ एक्स में पी कहाँ पर जा रहा है आपका, राइट साइड में, इसलिए पी क्या हो गया आपका प्लस 250, लेफ्ट में आ रहा है इसलिए ये माइनस 250। म्यू इंटू R2 किधर जा रहा है, माइनस लेफ्ट में, तो म्यू कितना था इसका। अब यहाँ पर देखिए म्यू किसके बीच में हो रहा है, बी के और फ्लोरिंग के बीच में। ये फ्रिक्शन कहाँ पर है, बी और फ्लोर, बी और फ्लोर। बी और फ्लोर के लिए हमारे पास फ्रिक्शन कितना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना था बी और फ्लोर के लिए 1/3। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1/3 म्यू इंटू R2 कितना मिला 3000, और कोई फोर्स है नहीं है तो इक्वल टू 0। ये 3 से 3000 कट हो गया, बचा क्या यहाँ पर 1000, ठीक है। तो P माइनस 250 माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। 1000 माइनस 250 कितना हो गया माइनस 1250, इक्वल के उधर जाकर क्या हो जाएगा 1250 न्यूटन। तो ये तो हो गया हमारा कि जब आपका P कैसे था, हॉरिजॉन्टल था, सिंपल है। अब इसी का दूसरा जो पार्ट था इसके अंदर क्या पूछा हुआ था कि जब आपको P कैसे रहेगा आपका, इंक्लाइंड रहेगा 30 डिग्री पे, वो क्वेश्चन भी था। तो चलिए अब हम उसके तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्या था, P इज हॉरिजॉन्टल। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो था P एक्ट एट 30 डिग्री अपवर्ड टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारी डायग्राम सेम बनी है, सिर्फ पहली डायग्राम में और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पर P क्या था, हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पर P कैसे है, इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड कितने पे है, 30 डिग्री पे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है ना, तो यहाँ पर इसके क्या निकलेंगे, 2 कंपोनेंट निकल जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि जो पहले वाले केस में, यानी कि ये केस में और ये केस में, जो ए ब्लॉक है हमारा, ए ब्लॉक में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, नहीं। ये जो पी फोर्सेस है वो किसके ऊपर चेंज हुआ है, बस सिर्फ बी ब्लॉक के ऊपर। पहले पी कैसे था हमारे पास, यहाँ पर इधर से हॉरिजॉन्टल था, अब पी कैसे हो गया, इधर से इंक्लाइंड हो गया। ए के ऊपर कुछ फर्क पड़ा, नहीं। तो ए के लिए जो भी कैलकुलेशंस रहेंगे वो सेम है, वापस से करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली ब्लॉक ए के लिए यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं करना है। अभी कहाँ पर जाएंगे हम, डायरेक्टली फॉर ब्लॉक बी। तो इस केस में आप किधर जाएंगे, डायरेक्टली फॉर ब्लॉक बी। यहाँ पर आपको ए के लिए निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले वाले केस में यहाँ पर ए के लिए निकाल लिया है और ए के ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। तो चलिए अब ब्लॉक बी के लिए फिर से डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपको अगर आज डायग्राम समझ में आ गई तो बाद में तो आपका क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये हो गया मेरा 2000 न्यूटन का बी ब्लॉक, है ना। बी 2000 न्यूटन है, इसका वेट हमेशा कहाँ पर आएगा, एक्टिंग डाउनवर्ड। तो मैं लिख लें यहाँ पर डाउनवर्ड 2000 न्यूटन। यहाँ पर पी कैसे है, इंक्लाइंड है ऐसे, ठीक है। कितने डिग्री पे था ये, वो 30 डिग्री पे, जिधर एंगल उधर कॉस। तो इसके 2 कंपोनेंट, इंक्लाइन फोर्स है इसलिए क्या निकलते हैं 2 कंपोनेंट, जिधर एंगल उधर कॉस। तो ये हो गया P cos 30, ये हो गया P sin 30, ठीक है। अब बी ब्लॉक और फ्लोर, इनकी वजह से जो रिएक्शन निकलेगा वो क्या था हमारे पास, R2। बी ब्लॉक और ए, यानी ए का रिएक्शन बी के ऊपर, वो किधर जाएगा,
नीचे वो क्या था हमारे पास R1, और R1 कितना आया था हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं R1 कितना था 1000। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर R1 लेंगे 1000 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स एक लगेगा ए और बी के बीच में, जो फ्रिक्शनल फोर्स था F1 वो कितना आया था हमारे पास, वो आया था 250 न्यूटन, क्योंकि ए के ऊपर इस केस में भी कुछ चेंजेस नहीं हुए, हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर। और दूसरा, अब यहाँ से इसकी वजह से बॉडी किधर मूव हो रही है, इधर, तो F2 किधर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गया मेरे पास F2। और F2 के लिए फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू R2। चलिए अब यहाँ से आगे तो सेम ही है, अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर भी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है। फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर लगा रहा हूँ इसके लिए समेशन समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब डायग्राम में देखिए एफ वाई के अंदर क्या क्या आएगा, R2 जा रहा है ऊपर, इसलिए R2 आ जाएगा हमारा प्लस में। उसके बाद में P साइन 30 भी किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए ये भी क्या आ जाएगा प्लस P साइन 30। और कौन सा है वर्टिकल, 2000 नीचे आ रहा है, इसलिए ये माइनस 2000। उसके बाद ये वाला जो 1000 है वो भी कहाँ पर आ रहा है, नीचे, यानी कि ये भी माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर R2 प्लस P साइन 30 माइनस 2000 माइनस 1000 हो गया माइनस 3000, इक्वल के उधर जाकर क्या हो जाएगा ये प्लस 3000। इसको मैं नंबर दे दूंगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। अगेन सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। समेशन एफ एक्स में हम आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर म्यू F1 कितना है आपका 250, कहाँ पर जा रहा है लेफ्ट में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस 250। उसके बाद में F2 भी इधर जा रहा है लेफ्ट में, लेफ्ट यानी कि माइनस F2 क्या है म्यू इंटू R2, और म्यू कितना लेना है, जो बी और फ्लोर के बीच में था, बी और फ्लोर के बीच में कितना था म्यू, तो हमको पता है फॉर फ्लोर और बी के बीच में कितना था म्यू 1/3, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो आप 1/3 यहाँ पर लिखेंगे म्यू। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर म्यू इंटू R2, म्यू कितना था 1/3 इंटू R2। ठीक है, ये हो गया है यहाँ पर। उसके बाद में क्या बचा है, P cos 30 कहाँ पर जा रहा है, राइट साइड में, तो इसको लिखेंगे प्लस P cos 30 इज इक्वल टू 0। अब अगेन यहाँ से हम इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, माइनस 250 को इक्वल के उधर भेज दूंगा मैं। यहाँ पर क्या बचा 1/3 कितना हो गया 0.33 R2 प्लस P cos 30 माइनस 250 इक्वल के उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 250। इसको नंबर दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है। आपको पता है कैल्सी पर किस तरह सॉल्व करना है इसको। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ आफ्टर सॉल्विंग। ठीक है, दो इक्वेशन किस तरह सॉल्व करते हैं हम कैल्सी पे, आपको पता है मोड में जाना है आपको। मोड में जाने के बाद में इक्वेशन में जाने के बाद में आपको यहाँ पर कितने अननोन है R2 और P, यानी कि दो अननोन है। तो हम क्या करेंगे 2 अननोन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब हम इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग हमको किसकी वैल्यू चाहिए, P की वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा और आफ्टर सॉल्विंग मुझे P मिल जाएगा डायरेक्टली 1203 न्यूटन। तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हैं हमारे सेकंड पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स की तरफ, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स बेस्ड रहेंगे सेंट्रॉइड के ऊपर। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये है हमारा सेंट्रॉइड का फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसके अंदर एक क्वेश्चन गिवन है, लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ द टी सेक्शन एज शोन इन फिगर। यहाँ पर एक टी सेक्शन गिवन है, इसका आपको सेंट्रॉइड निकालने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था D/2 फरवरी 2025 के एग्जाम में, यानी कि पिछले सेमेस्टर में ही ये क्वेश्चन आया था आपको 6 मार्क के लिए। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, सेंट्रॉइड फाइंड करना है इसका। यहाँ पर एक बात, जैसे मैंने अभी आपको टिप में बताया कि आपको करना क्या है, पहले देखना है कि आपका सेक्शन सिमेट्रिकल है या नहीं है। सिमेट्रिकल मीन्स क्या होता है, जैसे अगर आपकी नोटबुक है, नोटबुक अगर आप लोग क्या करते हो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर ओवरले करते हो, उसको बंद करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा सिमेट्रिकल रहेंगी आपकी नोटबुक। ये वाला पेज और ये वाला पेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, यानी कि वो क्या है सिमेट्रिकल है।
वैसे ही अगर टी सेक्शन को फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से अगर यहाँ से फोल्ड करने के लिए कोशिश किया, हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे, ठीक है। अब मैं अगर इसको ऐसे ओवरलैप करूंगा तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टी सेक्शन है, नीचे कुछ भी नहीं है, फ्लेंज है बस। लेकिन अगर इस सेक्शन को मैं इस तरह से यानी कि ये वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, अब यहाँ से अगर ऐसे फोल्ड करूंगा, ये क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर एक आ जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, यानी कि सिमेट्रिकल है। अब हमने टिप में मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आपका सेक्शन जो भी एक्सिस पर सिमेट्रिकल है तो उसके अपोजिट वाला जो भी एक्सिस का बार रहेगा वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पर सेक्शन कौन से एक्सिस पर सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस पे, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, द सेक्शन is symmetrical about, कौन सा एक्सिस है ये, y एक्सिस। सिमेट्रिकल अगर y एक्सिस पे तो हमको किसकी वैल्यू मिलने वाली थी, x बार की, ठीक है। अब x बार की वैल्यू कैसे मिलेंगी, तो यहाँ पर देखो x डायरेक्शन में जितने भी लेंथ है, एक तो 3 सेंटीमीटर है, दूसरा है 12 सेंटीमीटर, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, जो बड़ा है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो मैंने लिया 12 डिवाइडेड बाय 2। फिर से एक मरतबा बता रहा हूँ, सेक्शन अगर सिमेट्रिकल वाई एक्सिस पे है तो आपको वैल्यू किसकी मिलेंगी, एक्स बार की, और कितने मिलेंगी, तो एक्स डायरेक्शन में देखिए लेंथ एक 3 सेंटीमीटर है, दूसरा 12 सेंटीमीटर है, दोनों में से बड़ा कौन, 12, तो 12 का हमने हाफ किया तो एक्स बार कितना मिल गया हमको, 6 सेंटीमीटर। अगर आप एग्जाम में सिर्फ इतना भी करते हो, अगर आपका सेक्शन सिमेट्रिकल है और आपने सिर्फ 2-3 लाइन लिख दिया, तो यहाँ पर आपको 3 मार्क्स यानी कि हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी के जो हाफ मार्क्स है उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये टिप है, ये टिप आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर टी सेक्शन गिवन है, यानी कि 2 रेक्टेंगल गिवन है, तो मैं रेक्टेंगल को नंबर दे देता हूँ कि नीचे वाला जो रेक्टेंगल है ये वाला, वो है नंबर 1, सेकेंड वाला नंबर 2। ये आपकी मर्जी है, आप आपके हिसाब से यहाँ पर उसको नंबरिंग कर सकते हो। अब आपको फाइंड क्या करना है, उसके लिए एरिया फाइंड करना है, A1 मैंने लिया, एरिया 1, ठीक है। एरिया 1 यानी कि फर्स्ट फिगर का एरिया, फर्स्ट फिगर यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। फर्स्ट फिगर में लेंथ कितनी है इसकी, हाइट कितनी है 10, विड्थ कितनी है 3, तो मैं करूँगा यहाँ पर 10 इंटू 3, तो A1 मिल गया मुझे 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया का क्या क्या है यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही एरिया 2 यानी कि A2, सेकंड फिगर का आपको क्या निकालना है, A2 निकालना है। कितना है यहाँ पर 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मैं करूँगा यहाँ पर 12 इंटू 3, ये आ गया मेरा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स बार तो मिल गया है हमको ऑलरेडी, तो x1 x2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा आपको, y1 एंड y2। अब y1 निकालने के लिए आपको ध्यान में रखना है, y1 क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस। तो सबसे पहले आपके समझने के लिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर एग्जाम में आपको ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह से y एक्सिस और x एक्सिस ले लेना है, ठीक है। अब x एक्सिस में यहाँ पे हमने ले लिया y1, मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फॉर फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 1 है, सिर्फ इतनी ही फिगर कंसिडर करो। इसका सेंट्रॉइड मतलब ये यहाँ से आएगा कहीं तो भी, इसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कहाँ से लेना है हमको, x एक्सिस से, फ्रॉम x एक्सिस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ रहेंगी मेरी, ये क्या हो जाएगा मेरा y1, ओके। वैसे ही अगर y2 निकालना है तो इसका मतलब क्या है, फिगर नंबर 2 का सेंटर फ्रॉम x एक्सिस, फिगर नंबर 2 का सेंटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं तो आ जाएगा इसका सेंटर। इसका डिस्टेंस लेना है, कहाँ से लेना है आपको, फ्रॉम x एक्सिस, ये x एक्सिस है मेरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा मेरा y2, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डायरेक्टली। अब y1 लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ टोटल कितना था 10, उसका सेंटर लिया था हमने यानी कि डिवाइडेड बाय 2, तो y1 कितना मिल गया मुझे 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। वैसे ही y2 निकालना है आपको, यहाँ से यहाँ तक टोटल पहले कितना था, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का हाफ मैं लिखूंगा यहाँ पे y2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का हाफ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ठीक है।
अब उसके बाद यहाँ से नीचे भी तो आना है हमको, एक्स एक्सिस से टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ से लेना है, बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको मिल गया अभी 3/2, और नीचे कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हम उसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे 10 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व कीजिए, 3/2 1.5 प्लस 10 कितना हो गया 11.5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपने A1 A2 निकाल लिया, Y1 Y2 निकाल लिया। अब आपको क्या करना है y बार निकालना है। तो y बार के लिए हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट y बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था A1 Y1। अब यहाँ पर टी सेक्शन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे टी सेक्शन I सेक्शन C सेक्शन के लिए प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस A2 Y2। यहाँ पर दो ही डायग्राम है तो फॉर्मूला भी यहाँ पे दो तक ही आएगा, डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। ओके, तो y बार की वैल्यू फाइंड करनी है। A1 कितना था आपका 30, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 30 इंटू Y1 कितना है 5, तो हमने लिखा है यहाँ पे 5 प्लस A2 कितना है 36 इंटू Y2 कितना है 11.5 डिवाइडेड बाय A1 अगेन कितना था A1 30 प्लस A2 कितना था 36। अब आप इसको कैल्सी पर सॉल्व करेंगे। कैल्सी पर अगर सॉल्व कर रहे हो आप लोग तो आपको यहाँ पर डबल ब्रैकेट लो, ठीक है। यहाँ पर डबल ब्रैकेट करके यहाँ पर डबल ब्रैकेट क्लोज करो, डिवाइडेड बाय फिर से ब्रैकेट लेके आपको ये सॉल्व करना है। अगर ऐसे नहीं करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको अभी कैल्सी पर सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको कैल्सी पर सॉल्व किया और आपका यहाँ पर आंसर आया 8.54। तो y बार की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 8.54। यूनिट क्या रहेगा इसका सेंटीमीटर। तो आपको x बार मिल गया, y बार मिल गया, यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये क्वेश्चन आपको पूछा था 6 मार्क के लिए पिछले सेमेस्टर में, ठीक है। यानी कि फरवरी 2025 के पेपर में ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आया था और ये मिला था आपको, इसके लिए आपको 6 मार्क दिए हुए थे, ठीक है। एक्स बार तो आपको डायरेक्टली फाइंड करना है, सिमेट्रिकल गिवन है इसलिए, और वाई बार की वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ आई सेक्शन एज शोन इन फिगर। यहाँ पर एक आई सेक्शन गिवन है और इसका सेंट्रॉइड निकालना है। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये विंटर 2025 सप्लीमेंट्री एग्जाम यानी कि 16 जनवरी के जो पेपर हुआ है अभी उसमें ये पूछा गया है, और ये इससे पहले भी एक बार रिपीट हो चुका है विंटर 2022 के रेगुलर एग्जाम में। तो यहाँ पर एक आई सेक्शन है, इसका हमें सेंट्रॉइड निकालना है। चलिए इसे अभी हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आई सेक्शन गिवन है और हमें पता है सेंट्रॉइड में अगर टी सेक्शन या आई सेक्शन अगर पूछता है तो वो क्या होता है सिमेट्रिकल होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैंने इसको ये पहले तो देखिए, अगर मैंने एक्स एक्सिस से अगर ऐसे फोल्ड करता हूँ आई सेक्शन को, मैंने ऐसे फोल्ड किया यानी कि अगर सिमेट्री चेक किया आई सेक्शन की, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल रहेगा क्या, नहीं रहेगा। क्यों, यहाँ पर ये कितना है 20 है और ये कितना है 30 है। एक तो ये चीज़, दूसरा जो डिफरेंस है, एक ऊपर कितना है 100 है नीचे 150 है, और सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है। यहाँ पर क्या रहेगा, अगर मैंने उसको इस तरह से यानी कि इस एक्सिस से अगर मैं यहाँ से उसको ऐसे अगर फोल्ड कर रहा हूँ, अब क्या होगा, ये सिमेट्रिकल है सेक्शन, है ना। सिमेट्री आपको पता है कैसे लेना है, नहीं समझ में आया होगा तो वन शॉट वीडियो जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो मैं यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्टली, यहाँ पर द सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट कौन सा एक्सिस है वो वाई एक्सिस। और हमें पता है कि अगर वाई एक्सिस के ऊपर अगर सिमेट्रिकल है तो हमें किसकी वैल्यू मिलती है, एक्स बार की वैल्यू। और एक्स बार की वैल्यू कितनी मिलती है, तो एक्स में देखिए बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, एक है 100, दूसरा है 150। तो बड़ा कौन सा है इसके अंदर 150, तो हम क्या करेंगे 150 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना मिल गया हमको ये 75 mm। अगर आपने इतना भी कर लिया एग्जाम के अंदर तो आपके यहाँ पर 3 मार्क फिक्स होने वाले हैं आपके। और ये कब होगा, जब आपका सेक्शन सिमेट्रिकल है तभी होने वाला है। अगर सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं है तब आपको तो फाइंड करना है। चलिए एक्स बार मिल गया, अभी वाई बार फाइंड करना है ना। तो वाई बार के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, वी नो दैट वाई बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 होल डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस
A3। अब इसके लिए मुझे A1 A2 A3 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले A1 A2 A3 निकालता हूं। यहाँ पर सबसे पहले A1। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए A1 मतलब क्या है। ये जो फिगर नंबर हम आई सेक्शन है, आई सेक्शन को हमने क्या किया है, तीन इसमें कन्वर्ट किया है। एक है पहला रेक्टेंगल, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है और ये थर्ड फिगर है। तो तीन इस पार्ट में हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। तो एरिया वन मतलब क्या, फिगर नंबर वन का एरिया। फिगर नंबर वन कौन सी है आपकी, तो सिर्फ इतनी फिगर है, तो इतना ही देखिए। क्या एरिया आएंगे इसका, 100 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो हम करेंगे उसको 100 इंटू 20। A1 इज इक्वल टू 100 इंटू 20 और ये आ जाएंगे आपको 2000 mm²। ओके, वैसे ही एरिया टू कितना है, ये सिर्फ इतना एरिया है। कितना है, 100 इंटू ये भी कितना है, 20। तो हम इसको भी करेंगे 100 इंटू 20। A2 इज इक्वल टू 100 इंटू 20। उसका भी आंसर आ गया हमें हमारे पास 2000 mm²। सिमिलरली A3 क्या रहेगा आपका, 150 इंटू 30। तो हम करेंगे 150 मल्टीप्लाइड बाय 30 और ये मिल जाएगा हमको 4500 mm²। A1 A2 A3 हमको यहाँ पर मिल गया। अब क्या फाइंड करना है हमें, Y1 Y2 एंड Y3। Y मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ फिगर नंबर वन फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस कहाँ पर है, देखिए मैं तो पहले आपको क्या करता हूँ, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस, हमेशा एक्स एक्सिस नीचे लेना है बॉटम में। ठीक है, ये हो गया मान लो आपका एक्स एक्सिस। फिगर नंबर वन कहाँ है, ये वाली फिगर नंबर वन है। फिगर नंबर वन का सेंटर कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये रहेगा आपका y1। चलिए मैं बताता हूँ आपको। फिगर नंबर वन, इसका मैंने सेंटर लिया, सेंटर से तो ये नीचे तक का डिस्टेंस ये क्या रहेगा आपका y1। उसी तरह से फिगर नंबर टू, ये कौन सी फिगर नंबर टू, ये इतनी फिगर है। इसका सेंटर यहाँ पर कहीं तो रहेगा। इसके सेंटर का डिस्टेंस कहाँ से लेना है हमको, इसके सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास y2, क्योंकि फिगर नंबर टू है। वैसे ही फिगर नंबर थ्री का सेंटर यहाँ पर कहीं तो रहेगा। इसका डिस्टेंस कहाँ तक, एक्स एक्सिस तक, ये रहेगा आपका y3। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया, अब हो जाएगा इजी। अब देखिए पहले मुझे फाइंड करना है y1, है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे y1 इज इक्वल टू, y1 क्या लिया था, फिगर नंबर वन का सेंटर। फिगर नंबर वन का सेंटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस चाहिए, और वो डिस्टेंस कितना मिलेगा, टोटल कितना था 20। तो 20 का हाफ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 20 का हाफ। कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, यहाँ तक। अब यहाँ से नीचे आना है आपको यहाँ तक के, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखिए 100 और नीचे कितना है 30। तो मैं लिखूंगा +100 +30। समझ में आया। देखो फिर से बताता हूँ आपको। फिगर नंबर वन का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 30, मैं लिखा यहाँ पे 30। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये वाली लाइन तक 100, तो मैंने लिखा 100। यहाँ से ये ब्लू लाइन तक कितना डिस्टेंस है, टोटल था 20 का हाफ, तो मैंने लिखा 20 का हाफ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कीजिए कैलसी के ऊपर, आपको मिल जाएगा आंसर 140 mm। वैसे ही y2 निकालना है। y2 क्या है, फिगर नंबर टू का सेंटर, उसका डिस्टेंस कहाँ से, एक्स एक्सिस से। अब चलिए यहाँ से यहाँ तक पहले निकालना पड़ेगा, ये लाइन से यहाँ तक टोटल कितना है, ये 100 का सेंटर कितना हो गया 50। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 2। तो आप कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, यहाँ पर गिवन है कितना है 30, तो मैं लिखूंगा +30। इसको सॉल्व कीजिए, ये मिल जाएगा आपको 80 mm। उसी तरह से y3 मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ फिगर नंबर 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस ये वाला है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना है, ये 30 का हाफ। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे 30 का हाफ, कितना हो गया ये भी 15 mm। ओके, अब क्या फाइंड करना है y बार, तो डायरेक्टली y बार के फॉर्मूले में पुटअप कीजिए। A1 कितना था 2000, मैं लिखूंगा यहाँ पर 2000 मल्टीप्लाइड बाय y1 कितना है 140 प्लस A2 कहाँ कितना है 2000 इनटू y2 कितना है 80
जस्ट आपको यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करना है। A3 4500 मल्टीप्लाइड बाय Y3 15 होल डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 कितना था 2000, A2 भी हमारे पास 2000 और A3 है 4500। इसको आपको कैलसी पर सॉल्व करना है। देखिए कैलसी पर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में यहाँ पर डबल ब्रैकेट लेना है, एंड में डबल ब्रैकेट लेना है आपको। इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर एज इट इज टाइप कीजिए, डिवाइडेड बाय यहाँ पर फिर से ब्रैकेट लीजिए। अगर आप पूरा कैलकुलेशन एक साथ कर रहे हो तो, पूरा नहीं कर रहे हैं तो ऊपर का कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद में नीचे का कैलकुलेशन कीजिए, फिर दोनों को डिवाइड कीजिए। जैसे भी करेंगे आप तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 59.71 mm। ये मिल जाएंगे आपको वाई बार। काफ़ी सिंपल है, 6 मार्क के लिए पूछता है। सेक्शन अगर सिमेट्रिकल है, आई सेक्शन या टी सेक्शन अगर रहा है तो वो वाई एक्सिस पे 100% सिमेट्रिकल रहेगा। आई सेक्शन में अगर ऊपर वाला और नीचे वाला डिस्टेंस अगर सेम है, थिकनेस सेम है, डायमेंशन सेम है, तो वो दोनों एक्सिस पर भी सिमेट्रिकल हो सकता है। लेकिन वैसी किस्मत आपकी नहीं है तो उसके भरोसे पे मत रहो, वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल रहेगा, एक्स एक्सिस पर चेक कर लेना है आपको। और सिमेट्रिकल के बाद में आपको लिख लेना है एक लाइन, द सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू सो एंड सो डिवाइडेड बाय 2। और जो भी आंसर आया आपका, इतना भी कैलकुलेशन किया आपने तो 3 मार्क आपको मिल जाएंगे। बाकी 3 मार्क के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। ये भी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर भी क्या दिया हुआ है, एन आई सेक्शन हैज द फॉलोइंग डायमेंशंस इन mm यूनिट्स। बॉटम फ्लेंज की वैल्यू दी हुई है 300 बाय 100, टॉप फ्लेंज है 150 बाय 50, वेब है 300 बाय 50। डिटरमाइन मैथमेटिकली द पोजिशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन, टेक बॉटम ऑफ द फ्लेंज बी द एक्सिस ऑफ रेफरेंस। ये समर 2025 के रेगुलर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। इसके अंदर डायग्राम गिवन नहीं थी। अब इसके डायग्राम कैसे बनाना है, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कीजिए। डायग्राम कैसे बनाना है मैं अभी बता देता हूं आपको, कि इसके अंदर दिया हुआ है बॉटम फ्लेंज, टॉप फ्लेंज और वेब। ये किसे कहते हैं, जैसे कि आप ये आई सेक्शन देख रहे होंगे, ये आई सेक्शन में जो ऊपर वाला ये पोर्शन है 100/20 का, ये पोर्शन जो है आपका ये कहलाता है टॉप फ्लेंज। ठीक है, मिडल वाला जो पार्ट है ये वाला जो 100/20 का है, इसको हम बोलते हैं वेब। और जो नीचे वाला सबसे बॉटम वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बॉटम फ्लेंज। अब नेक्स्ट इसमें क्या दी हुई थी, हमारे पास डायमेंशन थी कि बॉटम फ्लेंज कितना है 300/100, यानी कि किसका डायमेंशन है, इसका डायमेंशन है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और वेब की डायमेंशन थे 300/50, यानी कि जो बीच वाला डायमेंशन है यहाँ पर 300 आ जाएगा, इसके थिकनेस आ जाएंगे 50। और उसी के साथ साथ यहाँ पर टॉप फ्लेंज यानी ऊपर वाला जो पार्ट है वो था 150/50, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 150, और ये जो वर्टिकल वाला पोर्शन है ये हो जाएगा 50। तो ये डायग्राम आपको बनानी है, डायग्राम बनाकर आप इसको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कीजिए। अब हम बढ़ेंगे डायरेक्टली हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो पूछा गया था समर 2025 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में, ओल्ड पैटर्न के एग्जाम में। इसके अंदर पूछा था लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड एरिया एज शोन इन फिगर। यहाँ पर एक फिगर गिवन है और इसका आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस गिवन है, एक सेमी सर्कल है, यहाँ पर रेक्टेंगल है और इधर ट्रायंगल है। चलिए इसके सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करना है अभी बताता हूँ। अब इस क्वेश्चन की ज्योमेट्री देखिए, यहाँ पर एक सेमी सर्कल है, उसके बाजू में एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर एक ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, तो मैंने सेमी सर्कल को नाम दे दिया फिगर नंबर 1, रेक्टेंगल को फिगर नंबर 2 और यहाँ पर जो ट्रायंगल है उसको नंबर दे दिया हूँ फिगर नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर सिमेट्रिकल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है। और यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस गिवन है, तो यहाँ पर हमारी जो लिबर्टी थी कि हम चॉइस करेंगे कि एक्स किधर लेना है वाई किधर लेना है, ये खत्म हो गई है। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको वहीं से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंसिडर करना है। तो सबसे पहले क्या है हमारा सेमी सर्कल। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, एरिया 1 यानी कि क्या है आपका सेमी सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का क्या है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये टेबल के अंदर फॉर्मूलाज गिवन है, आप उसमें से देख लीजिए। टोटल कितना है यहाँ पर, ये डायमीटर गिवन है, यहाँ पर डायमीटर है 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 2 मीटर, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर d इज इक्वल टू 4 मीटर था डायमीटर, तो हमने रेडियस कितना ले लिया इसका 2 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 4 मीटर।
और इसका रेडियस मतलब इसका हाफ कितना हो गया 2 मीटर। तो चलिए पाई स्क्वायर बाय 2, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पाई इंटू आर मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। जैसे कैलकुलेशन कीजिए आपको एरिया 1 मिल जाएगा। एरिया 1 मिला आपको 6.238 6.283 और यहाँ पे डायमेंशंस मीटर में, इसलिए हम क्या करेंगे मीटर स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पर इसका क्या निकालना है x1 निकालना है। x1 मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ फिगर नंबर 1 फ्रॉम y एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के लिए आप वापस से टेबल पे जाइए। टेबल में आपको इस तरह की कुछ डायग्राम दिखेंगी, ठीक है। इस तरह की डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस गिवन था उसके लिए फॉर्मूला था, यहाँ से एक ऐसे दिखाया हुआ है और एक ऐसा दिखाया हुआ है। तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए अभी बेस से, है ना। इसी को क्या किया हमने यहाँ पर ऐसे टेढ़ा किया है, ऐसे आ गई है यहाँ पर डायग्राम। तो हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए, यही वाला। और इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 4r/3 पाई। तो हम क्या लेंगे 4r/3 पाई। तो x1 लिखा मैंने यहाँ पर 4r/3 पाई। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर y एक्सिस गिवन है, y एक्सिस ऑलरेडी गिवन है, तो हमें पता है कि हमारा ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। y एक्सिस के इधर वाला ये क्या रहता है हमारे पास, सब प्लस रहता है, इधर वाला क्या रहता है माइनस रहता है। तो अभी हमारा y एक्सिस से कौन सा साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में क्या लेना पड़ेगा हमको, माइनस लेना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। सिर्फ इतना ही यहाँ पर चेंज है, क्योंकि y यहाँ पर y एक्सिस गिवन है। तो y के अगर लेफ्ट में है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, y के राइट में है तो हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम ले रहे हैं -4 इंटू आर कितना था उसके लिए 2 डिवाइडेड बाय 3 पाई। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ पर x1 मिल जाएगा -0.858 मीटर। उसी तरह से y1 निकालना है, ठीक है। y1 मतलब कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना था वहाँ पर r, तो हम लेंगे r। y1 कितना है r कितना है हमारे पास 2 मीटर, तो ये मिल जाएगा हमको 2 मीटर। ये हो गया सेमी सर्कल का। मैंने यहाँ पर आपको इसलिए किया क्योंकि आपको फॉर्मूलेज में कन्फ्यूजन नहीं होना, इसलिए मैंने a1 x1 y1 तीनों निकाल के बता दिया हूँ। अब चलते हैं हमारे फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 6, हाइट कितनी है इसकी 4, तो मैं लिखूंगा 6 इंटू 4। ये कितना आ गया 6 4 जा 24 मीटर स्क्वायर। A2 मिल गया हमको। उसी तरह से x2 मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ये क्या है हमारे पास x2, ये क्या था x1। अब ये x2 निकालना है, इसका सेंटर टोटल कितना है 6 का सेंटर कितना हो गया 3। तो मैं लिखूंगा x2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 मीटर। उसी तरह से y2 निकालना है। y2 मतलब यही, ये सेंटर जो है इसका, सेंटर से x तक का डिस्टेंस, ये हो गया आपका y2। टोटल कितना था 4 का हाफ कितना हो गया 2। तो y2 मिल गया 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 मीटर। चलिए a1 x1 y1 मिल गया, a2 x2 y2 मिल गया। अभी एक थर्ड वाली फिगर क्या है हमारे पास, ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। ट्रायंगल के लिए सबसे पहले निकाल रहा हूँ मैं a3। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस कितना है इसका 3 इंटू हाइट कितनी है 4। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। ए मिल गया। अब आप डायग्राम देखेंगे हमारी, डायग्राम कुछ इस तरह से वहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब जो डायग्राम गिवन है हमारे टेबल के अंदर, उसमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन होगा आपको। वो क्या था यहाँ से यहाँ तक b/3, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या था फॉर्मूला h/3, ठीक है। तो चलिए मुझे पहले क्या निकालना है x3 मतलब ये सेंटर का डिस्टेंस यहाँ से लेके ये y एक्सिस तक, ये रहेगा आपका x3। तो पहले यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना था b/3। b कितना है इसका 3, तो मैं लिखूंगा 3/3 प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6, तो मैं कर दूंगा 6। तो ये आ गया मेरे पास 7 मीटर। उसी तरह से y3 यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस रहेगा y3। उसके लिए फॉर्मूला h/3, h कितना है इसके अंदर 4, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 4/3 और ये मिल गया मुझे 1.33 मीटर। दैट्स इट। आगे तो आपको पता है, वी नो दैट x बार इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस
A3 होल डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। चलिए x बार निकालते हैं। A1 कितना था हमारे पास 6.238283 इंटू x1 कितना है, माइनस है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस 0.858 प्लस A2 24, तो लिखूंगा 24 इंटू x2 3 प्लस A3 कितना था 6 इंटू x3 7 होल डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। इसको हम कैलसी के ऊपर सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करना है आपको ऑलरेडी पता है। ये आ गया आपका 2.9999 मीटर। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको यहाँ पर क्या किया, अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर एक्स बार मिल गया है मुझे। उसी तरह से वाई बार के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है, A1Y1 प्लस A2Y2 प्लस A3Y3 होल डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। इसमें भी हम लोग वैल्यूज पुटअप करेंगे। A1 था हमारा 6.283 इंटू Y1 था 2 मीटर प्लस A2 है 24, Y2 है 2 प्लस A3 है 6 इंटू Y3 है 1.33 होल डिवाइडेड बाय 6.283 प्लस 24 प्लस 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको y बार की वैल्यू मिल जाएंगी और y है हमारे पास 1.89 मीटर। दैट्स इट। तो x बार मिला है हमको 3 मीटर, y बार मिला है 1.89 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है समर 2025 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में और पूछा था अ सेमी सर्कल एरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम अ ट्रेपेजियम एज शोन इन फिगर, डायमेंशंस आर इन mm। यहाँ पर ये जो सेमी सर्कल है इसको यहाँ से क्या किया है, रिमूव किया है इसके अंदर से। और आपको ये जो शेडेड एरिया रहेगा, यहाँ पे शेडेड एरिया तो दिया नहीं है उसने, लेकिन सिर्फ बोल दिया है कि जो ट्रेपेजियम है उसमें से हमने क्या किया है, सेमी सर्कल को रिमूव किया है। तो इतना पार्ट हमको रिमूव करके इसका सेंट्रॉइड निकालना। तो एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर, डिटरमाइन द सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड एरिया। ये कि यहाँ पर एक कुछ तो एक डायग्राम गिवन है और डायग्राम में यहाँ पर क्या पूछा है आपको, सिर्फ ये जो शेडेड एरिया है उसी का आपको सेंट्रॉइड निकालना है। यानी कि ये जो पूरे डायग्राम है तो उसमें से आपको ये वाला सेमी सर्कल माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डायग्राम को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं हम। ये डायग्राम है, डायग्राम को हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल के अंदर, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक डॉटेड लाइन मार्क किया। ठीक है, तो ऊपर क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, नीचे एक रेक्टेंगल और उसके बाद क्या है, एक सेमी सर्कल। ठीक है, तो मैं इसको अभी नंबरिंग कर देता हूँ कि नीचे वाला जो रेक्टेंगल है तो वो रेक्टेंगल का नंबर है नंबर 1, ट्रायंगल के लिए नंबर देता हूँ नंबर 2 और ये जो सेमी सर्कल है उसके लिए नंबर 3। अब आपको क्या क्या करना था, ये शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड निकालना था। मतलब 1 प्लस 2 और उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, 3 आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया शेडेड है क्या, नहीं है, तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, 1 प्लस 2 माइनस 3। ठीक है, तो ये जो भी फॉर्मूलेज आपके बनेंगे तो ये आपके फिगर के ऊपर, आपकी डायग्राम के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले A1 A2 A3 हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले एरिया 1, एरिया 1 क्या है, यहाँ पर रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू उसकी विड्थ या फिर हाइट जो भी गिवन है। यहाँ पर लेंथ कितनी टोटल 40 प्लस 40 यानी कि 80। ठीक है, इनटू लेंथ होगी, विड्थ कितनी है उसकी 30, तो मैंने किया इनटू 30। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल गया आपको 2400। यहाँ पर यूनिट गिवन नहीं है तो आपको यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में यूनिट रहेगा तभी आप लोग यूनिट लिखेंगे। अगर यहाँ पर यूनिट गिवन नहीं था तो इसलिए हम लोग यूनिट नहीं लिखेंगे। वैसे एरिया टू ट्राइंगल है। अभी आपको मैंने जो टेबल दिखाया था आपने शायद उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, नहीं लिया होगा तो थोड़ा सा वीडियो बैक कर कर उसको स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आपके पास कहीं पर लिख लीजिए, तो आपको फॉर्मूलेज याद रखने में ईजी होगा। तो एरिया टू ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है टोटल 80 इंटू हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक 30 था, तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना होगा यहाँ से यहाँ तक
60 में से 30 गया तो ये भी बच गया हमारा 30, तो इंटू 30, तो A2 आप इसको सॉल्व कीजिए कैलसी पर, ये आपको मिल गया 1200। वैसे ही एरिया 3 यानी जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का आपको एरिया निकालना है। सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो मैं लिखूँ यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो दिया हुआ है सेमी सर्कल का, ये क्या था, डायमीटर। आर मतलब क्या है, उसका रेडियस यानी उसका हाफ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना था आपका, टोटल 40 है, तो 40 में से 40 का हाफ कितना हो गया, 20, यानी आर कितना है हमारे पास 20, पाई इंटू 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको आप कैलसी पर सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 628.3। ठीक है, तो हमने A1 A2 A3 निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन सिमेट्रिकल है क्या, सेक्शन कहीं भी सिमेट्रिकल नहीं है, चाहे एक्स एक्सिस से ले लो या वाई एक्सिस से ले लो, सेक्शन आपका सिमेट्रिकल नहीं है। तो यहाँ पर आपको दोनों वैल्यूज फाइंड करना पड़ेंगी, यानी x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 आपको फाइंड करना है। ठीक है, अगेन सबसे पहले मैं क्या करूँगा समझने के लिए, यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लूँगा, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरा दूसरा वाई एक्सिस। डायग्राम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम प्रॉपरली बनाना है आपको इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर फिगर नंबर 1, यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सेंटर यहाँ पे कहीं तो रहेगा। ठीक है, इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला x1 यानी डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ फिगर नंबर 1 फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो रहा है मेरा, x1 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, टोटल कितना था 80, तो हम लोगों ने लिखा 80, इसका सेंटर यानी डिवाइडेड बाय 2, तो x1 कितना मिल गया 40। फिगर नंबर 1 क्या थी आपकी, रेक्टेंगल थी। वैसे ही ट्राइंगल है यहाँ पर फिगर नंबर 2, यानी कि x2 निकालना है आपको, इसका सेंटर यहाँ पर कहीं तो रहेगा। ठीक है, तो इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा आपका x2। अब x2 निकालना है आपको, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था, अभी हम लोगों ने जो डायग्राम देखा, तो डायग्राम में यहाँ से ऐसे ट्राइंगल गिवन था। ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक के आपको दिया हुआ था x, और इसकी वैल्यू क्या थी b/3, बराबर है, यानी बेस डिवाइडेड बाई 3। तब ये जो रिमेनिंग वाला जो पार्ट है हमारा जो ट्राइंगल है इसके अपोजिट है, यानी कि उल्टा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल ये जो लेंथ है उसमें से b/3 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है 80, 80 में से b/3 किया तब भी होगा, या फिर अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ये जो लेंथ है आप निकाल सकते हो 2b/3 इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो हम x2 क्या करेंगे डायरेक्टली, यहाँ पे ये कितना बन गया x2, 2b डिवाइडेड बाय 3, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 2 इंटू बेस कितना है इसका 80 डिवाइडेड बाय 3। इसको आप कैसे पर सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आया आपका 53.3। वैसे ही सेमी सर्कल है। ठीक है, सेमी सर्कल का सेंटर यानी कि उसका रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या मिल जाएगा आपको x3। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना था आपका 20 प्लस 40। ठीक है, तो x3 क्या लिखूंगा मैं, रेडियस, रेडियस कितना है इसका 20, क्योंकि इसका सेंटर ले रहे हैं हम लोग 20 प्लस, तो यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 40, तो x3 मिल गया मुझे 60। ओके, वैसे ही आपको क्या निकालना है y1 y2 एंड y3। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ यहाँ पर y1 इज इक्वल टू, अब y1 क्या है, ये फिगर नंबर 1 है, इसका जो सेंटर है, सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, तो ये मिल जाएगा मुझे y1। टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक 30, तो y1 कितना हुआ 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 15। वैसे ही फिगर नंबर 2, ये जो ट्राइंगल है इसका सेंटर का डिस्टेंस कहाँ से लेना है आपको, फ्रॉम x एक्सिस, ये मिल जाएगा आपको y2, बराबर है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था टोटल 30, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ y2 इज इक्वल टू 30 प्लस, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इतना बचा हुआ है, क्योंकि मैंने इतना तो फाइंड कर लिया, यहाँ से यहाँ तक 30 है, ऊपर वाला बचा हुआ कितना है, तो उसके लिए फॉर्मूला रेफर करो। फॉर्मूला क्या था वहाँ पर आप लोग देखिए, उसके अंदर h डिवाइडेड बाई 3, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ गिवन थी कितनी h/3, h कितना है यहाँ पर 30, तो 30 डिवाइडेड बाई
3। ये आप सॉल्व कीजिए कैलसी के ऊपर, आपको इसका आंसर मिलेगा 30/3 कितना हो गया 10, 10 + 30 40। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आप इसके लिए कैलसी यूज़ कीजिए। वैसे ही y3 क्या है यहाँ पर, ये जो सेमी सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर आपको समझने के लिए बना रहा हूँ, ये जो सेमी सर्कल है इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक के आपको डिस्टेंस चाहिए, बराबर है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका y3। अब इसके लिए फॉर्मूला गिवन था आपको, क्या फॉर्मूला था, 4r/3π। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 इंटू r कितना था हमारा 20 डिवाइडेड बाई 3π। इसको आप कैलसी पर सॉल्व कीजिए, कैलसी पर सॉल्व करेंगे आप इसको, आपका आंसर आया इसका 8.5। ठीक है, तो यहाँ तक के प्रोसेस आपको अगर समझ में आ गई तो आगे तो इजी है। आगे क्या फाइंड करना था आपको, एक्स बार के लिए फॉर्मूला, जैसे आपको मैंने बताया था ये शेडेड एरिया है, 1 + 2 और इसमें से 3 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मूला a1x1 प्लस a2x2। ठीक है, a1 क्या था, रेक्टेंगल, a2 फॉर ट्रायंगल, और जो a3 था वो किसका था, सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल क्या करना है, इसमें से निकालना है, यानी कि माइनस करना है, -a3x3 डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या बन जाएगा फॉर्मूला, a1 + a2 -a3। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुटअप कीजिए, a1 कितना था हमारा 2400 इंटू x1 कितना था 40 प्लस a2 है हमारा 1200 इंटू x2 कितना था 53.3 माइनस a3 628.3 था इंटू x3 कितना था 60 होल डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 माइनस a3। इसको आप कैलसी पे सॉल्व कीजिए। कैलसी पे सॉल्व करने के लिए आपको बताया मैंने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डबल ब्रैकेट लेना है ऊपर, डिवाइडेड बाय नीचे सिंगल ब्रैकेट पूरा लेना है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको स्प्लिट करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको मैंने कैलसी पे सॉल्व किया और मेरा आंसर आया यहाँ पर 41.1। तो मुझे एक्स बार कितना मिल गया 41.1। वैसे ही क्या फाइंड करना था, वाई बार के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a1y1 प्लस a2y2। थर्ड वाली फिगर क्या किया हमने, उसमें से निकाल दिया, यानी कि -a3y3 डिवाइडेड बाय a1 + a2 -a3। फॉर्मूले में हम लोग ये वैल्यूज पुटअप करेंगे, a1 कितना था 2400 इंटू y1 15 प्लस a2 1200 इंटू y2 40 माइनस a3 628.3 इंटू y3 8.5 होल डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 माइनस a3। अगेन कैलसी पर सॉल्व कीजिए इसको, आपको वाई बार की वैल्यू मिलेंगी और जो मेरी वैल्यू आई है वो है 26.5। ठीक है, ये कैलकुलेशन खुद से करके देखिए सो दैट आपको समझ में आएगा आपके कैलकुलेशन सही है या गलत है। ठीक है, तो अगर आपने ये दो टाइप की न्यूमेरिकल कर ली, जैसे कि आई सेक्शन टी सेक्शन, या फिर एक ये रिमेनिंग पार्ट वाला जैसे कि हम लोग शेडेड एरिया जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर वो दोनों भी आपने कर लिए तो आपका सेंट्रॉइड वाला टॉपिक कवर हो सकता है इसके अंदर। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बाकी सब सही है।